नमस्कार बच्चों, मैं सुदीप पीके में आप सभी का वेलकम। क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों में रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्लास 9th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा इनके बारे में, थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई की है तो याद होगा, ये नाम तो याद ही होगा, रेखिक समीकरण युग्म है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन इसकी थ्योरी के साथ में, थ्योरी का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, बढ़िया, ठीक है, घबराना मत। और कोई भी अगर समस्या है तो व्हाट्सएप एक छोटा सा मैसेज जरूर छोड़ें, ये नंबर है। टेलीग्राम में अपना ऑफिशियल चैनल है, नोट्स वगैरह आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे, मैसेज पीके के नाम से है, ज्वाइन करें उसको। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उनको भी ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन थ्योरी की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा 9th क्लास से रिपीट करूँगा। एक बात मैं आपको अभी से बता दूँ बच्चों कि अगर आप लोग शॉर्ट में समझने आए हो हर एक चीज़ को तो आप गलत जगह पे आ गए हो, ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँ, 20 मिनट में एक्सरसाइज निपटा लूँ, 5 मिनट में निपटा लूँ, बहुत गलत जगह पे आ गए हो। यहाँ पे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूँ, हर एक पॉइंट को समझाते समझाते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा अगर आप लोगों को अच्छे नंबर बनाने हैं तो। देखो जी, रिपीट करता हूँ मैं, दो चरों की बात अपन बाद में करते हैं, पहले अपन बात करते हैं एक चर में रेखिक समीकरण क्या होती है। देखो, रेखिक लीनियर का मतलब यह है कि घात यहाँ पे एक होगी, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब देखो, रेखिक में वैसे रेखा शब्द छुपा हुआ है ना, लाइन छुपी हुई है, लीनियर में लाइन है ना, देखो ये LINE लाइन है ना, इसका मतलब यहाँ ये जो इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस, ये किसी न किसी रेखा की समीकरण होंगी, इक्वेशन होंगी, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो बच्चों, यहाँ वेरिएबल एक चर है, एक वेरिएबल है, वो हो सकता है x, y, z, s, t, p, q, है ना, etc। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर x के रूप में है तो उसकी जनरल फॉर्म जो होगी वो ax + b = 0 होगी। कंडीशन ये है बच्चों कि a जो वो 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो x वाली टर्म ये पूरी 0, तो x बचा ही नहीं, वेरिएबल बचा ही नहीं, b = 0 हो गया तो गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो 2x + 3 = 0। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो 4x = -3, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ऐसे दे दिया आपको 0 × x = -3, या ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, ऐसे 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 बोल दो, +3 = 0 ऐसे बोल दो, तो यहाँ आ गया 0, a की जगह पे 0, मैंने बोला a ≠ 0, अगर 0 आ गया ये हट गया, 0 × x तो हट गया, 0 होगा ना, तो 3 = 0 आ गया। क्या 3 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी, गलत है ये, है ना। तो एक चीज़ तो ये गलत आ गई, ऊपर से ये हो गया कि एक चर की बात हो रही थी, चर तो गायब भी हो गया, यहाँ पे वेरिएबल तो गायब भी हो गया, x तो गायब हो गया ना यहाँ पे। हाँ, तो दो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, वो किस वजह से? a की वैल्यू 0 होने की वजह से। तो यहाँ a 0 हो ही नहीं सकता, ये एक रेखिक समीकरण अपन नहीं बोल सकते एक चर में, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो इसलिए a 0 के बराबर होता ही नहीं है। इसका अपन हल की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो आपके पास में ax + b = 0 ये कंडीशन है, और a ≠ 0 होना चाहिए, है ना। और a वास्तविक संख्या, a और b वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होते हैं, ध्यान रखें, a और b ये रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर, रियल। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, एक घात होती है तो एक सॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। दो वेरिएबल हो गए तो उनके हल युग्म आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे x की घात 1 है, वेरिएबल की घात 1 है, एक सॉल्यूशन आएगा, वो क्या होगा? ax = -b, x इक्वल a का लगेगा -b में भाग, तो -b/a आएगा, x इक्वल, ये इसका सॉल्यूशन होगा, याद रखें, ठीक है। अब आते हैं अपन जो अपने काम का है उस पर आते हैं। दो चरों में रेखिक समीकरण, अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को, और कोई दिक्कत है नहीं अपनी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कई बच्चों को ये समस्या हो सकती है कि सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, फोटो नहीं दिख रही है। देखो, चेहरा दिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप लोगों के पास में जो बातें, जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। और चेहरा अगर आप लोग देखोगे तो एक बार ध्यान आप लोगों का चेहरे पे जाएगा, एक बार, है ना, यहाँ पे जो लिखा है उस पर जाएगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होगे। इसलिए फोकस पूरा जो मैं लिख रहा हूँ उस पर करें, मेरी आवाज़ पे करें, ठीक है। चेहरा आप लोग वैसे मेरा जानते ही हैं,
और वीडियोज़ में आप लोग को देख लेना। देखो जी, दो चरों में रेखिक समीकरण, दो चर जैसे एक्स वाई हो सकते हैं, है ना, पी क्यू हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकता है, ठीक है, एस टी हो सकता है ना। ये दो वेरिएबल आएंगे। जैसे अगर एक्स और वाई आ रहे हैं तो यहाँ जनरल फॉर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ऊपर जो आपके पास में ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0 ये एक चर में रेखिक समीकरण थी। इसमें अपन ने बोला कि एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में है ना ए, ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल दो हैं तो अपन बोलेंगे ए एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है नॉट इक्वल 0 और बी वाई के साथ में मल्टीप्लाई है नॉट इक्वल 0। ठीक है। और ए और बी जो वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। इन दोनों कंडीशन को अपन एक साथ एक ही इक्वेशन में लिख सकते हैं। वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0। अब आप लोगों के टीचर ने, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोगों ने, टीचर ने ये शायद बताया और ना हो आप लोगों को, इसका कंप्लीट मैं आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। जब थ्योरी अपनी हो जाएगी कंप्लीट तो लास्ट में बताऊंगा कि इन दोनों का ये निचोड़ कैसे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0, ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है कि ए नॉट इक्वल 0, बी नॉट इक्वल 0, ए बी दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है ना, पूरा समझाऊंगा। पहले अपन यहाँ पे आते हैं इस पे। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ अपन सॉल्यूशन निकालना चाहिए तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई के रूप में आएगी, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के रूप में आएगी। कैसे, ऐसे देखो, ए एक्स इक्वल माइनस बी वाई माइनस सी, ऐसे आएगा ना, तो वाई के रूप में आएगा ना। ऐसे वाई की निकालेंगे तो एक्स के रूप में आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आएंगे क्या, यहाँ पर हल युग्म आएंगे, है ना, इनको बोलते हैं सॉल्यूशन पेयर, पेयर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन पेयर। ठीक है ना, सॉल्यूशन पेयर्स आएंगे यहाँ पे एक्स और वाई की, कि एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम कोई रियल नंबर पुट कर दें, ठीक है, उससे वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे यहाँ पे इक्वेशन में लेता हूँ, समझिए इसको, जो पेयर होंगे वो एक्स वाई के रूप में होंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने ले लिया मान लो 15 ले लिया। ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे पेयर निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए मुझे एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, मान लो मैंने 3 पुट कर दी। ठीक है। तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है। एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 आएगा 15 की तरफ, तो 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 6 यानी कि 9। 3y इज इक्वल 9 है तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9/3, दैट मीन्स वैल्यू आएगी y की 3। तो यहाँ आपको क्या मिला कि जब आपने x बराबर 3 लिया तो आपके पास में y बराबर 3 आ गया। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि रेखिक समीकरण है तो एक रेखा को निरूपित करेंगे। ठीक है। एक ये रेखा की समीकरण अपन बोल सकते हैं। एक रेखा जो होगी ऐसे, है ना, एक्स वाई तल पर, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल है तो एक्स वाई तल पर अपन बोल सकते हैं एक रेखा की लाइन होगी और उसका पहला पॉइंट अपने पास में आ गया, 2 पॉइंट भी अगर अपने पास में आ गए ना, क्योंकि ये जो हल सॉल्यूशन होगे ना कि x बराबर 3 y बराबर 3, ये एक बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा 3 3 वाले पॉइंट को जो इस रेखा के ऊपर होगा। ठीक है ना, जो इस रेखा पे होगा। और भी बिंदु अपन निकाल सकते हैं, अनंत बिंदु होंगे ना भाई, ये तीर लगे हुए हैं, ये रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेखा तो यहाँ पे लंबी जाएगी, कितनी लंबी जा सकती है, तो इस पर जो पॉइंट होगी वो इनफाइनाइट होंगी। ठीक है ना। तो ऐसे अपन कितने भी अनंत हल युग्म निकाल सकते हैं, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है ना। प्रयास बस अपन यही करते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो अपन एक इंटीजर रखें तो वाई की वैल्यू भी एक इंटीजर ही आए, ऐसा प्रयास रहता है ना, ताकि उसको रिप्रेजेंट करें बाद में तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों कैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 रखूँ, ठीक है, तो वाई की वैल्यू जो वो भी एक यहाँ पे इंटीजर के रूप में आएगी, पूर्णांक के रूप में आएगी। 2 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल 15, तो अपन बोलेंगे 3y इज इक्वल 15 माइनस 6 इंटू 2 12। ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 3y इज इक्वल 3, तो y इज इक्वल 1, 3 का लग गया भाग तो 1 आएगा। हाँ जी, तो x की वैल्यू जब अपने 6 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो एक दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास में, ये मान लो a पॉइंट था तो एक b पॉइंट आ गया 6 1। ठीक है। तो a पॉइंट मान लो यहाँ पे ये पॉइंट था तो ये b पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट भी अगर आ गए तो उनसे क्रॉस अपन एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है ना, उससे अपन एक लाइन बना सकते हैं। 2 भी पॉइंट आ गए या 3 है तो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे और पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है ना, 2 वेरिएबल में जो रेखिक समीकरण होती है उसमें ध्यान क्या क्या रखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे हैशटैग लगाते हुए मैं लिख देता हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि दो चरों में रेखिक समीकरण जो होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है ना,
रैखिक समीकरण के अनेकों हल, अनंत हल अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, अनंत हल युग्म, ध्यान रखो यहाँ पे युग्म होंगे, ठीक है ना, अनंत हल युग्म हो सकते हैं, इसको बोलेंगे पेयर ऑफ सॉल्यूशन, पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन, नहीं पेयर ही होगा, दो का एक जोड़ होता है ना, तो पेयर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो यहाँ पे हल युग्म उसको अपन बोल देते हैं। ये सेकेंड नंबर देखो बच्चों कि यहाँ जो दो चरों में रैखिक समीकरण होती है, मैंने आपको बता दिया वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, तो वो भी लिख देता हूँ, आप लोग अगर नोट्स वगैरह बनाते हो तो कोई समस्या ना आए, कि दो चरों में रैखिक समीकरण जो है, लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, अक्स वाई समतल जो होता है, जैसे अपन ग्राफ पे लेते हैं ना, ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, वो अक्स वाई तल अपन लेते हैं, ठीक है ना, तो अक्स वाई तल पर किसी रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण निरूपित करती है। तीसरा देखिए, यहाँ पर जो प्रत्येक हल युग्म होगा वो एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, प्रत्येक हल युग्म एवरी पेयर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु को व्यक्त करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है किसी पॉइंट को, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रख ही दिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं युग्म की, अभी तो रैखिक समीकरण देखिए ना अपन ने, अब अपन बात करें दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन थी अपने पास में, अगर मान लो कि आपके पास में जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई हैं, तो उसकी जनरल फॉर्म हमने देखी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ठीक है, और अपन ने क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0, है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसमें दोनों ही आ गई कि ए और बी जो रियल है, और ए नॉट इक्वल 0 बी नॉट इक्वल 0, दोनों ही कंडीशन हो गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ अपन युग्म की बात करें, एक जोड़े की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो ऐसी इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई ये वेरिएबल तो फिक्स रहेगा और ये वैल्यूज बदल जाएंगी, यानी कि ए को अपन ले लें a1, ये b1, ये c1, ठीक है। एक और जोड़ा लेंगे अपन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल 0, और यहाँ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल 0, ठीक है। यानी कि a1 b1 a2 b2 ये 0 नहीं होने चाहिए, और a1 b1 a2 b2 c2 c1 ये सब क्या है, अपन बोल सकते हैं रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना बच्चों। ये आप लिख भी सकते हो, c1 c2 के लिए यहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है इसमें, तो c1 c2 अपन बोल सकते हैं कि वो रियल नंबर है, ठीक है ना। इसमें रियल नंबर आ गई है, a1 b1 c a2 b2 ये सब आ गई इसमें चारों, c1 c2 नहीं आई थी, उसको मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ जो कंडीशन होती है कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0, जो ये वाली कंडीशन है, ये क्यों दर्शाती है, ये ऐसी बात क्यों कर रही है ना, ये इंप्लाई करती है कि ए नॉट इक्वल 0 एंड बी नॉट इक्वल 0, और ए और बी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इन दोनों बातों की कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे दर्शा रही है, ठीक है ना, वो समझा देता हूँ। मान लो कि आप लोग इस बात से एग्री नहीं हो, ठीक है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0 जो है वो ये वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप लोग मान लो कि एग्री नहीं होगी तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग कहोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, ये सही है, उल्टा तो बोलोगी ना भाई, उल्टा विरोधाभास तो आता ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों ऐसी कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती, कैसे, देखो बच्चों कि आपने बोला कि ए और बी रियल नंबर है, और तब ये वाली कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है। रियल नंबर कौन सी होती है, जिनमें परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर दोनों आती है ना, वो होती है, यानी कि रूट वाली रूट 2 रूट 3 ये भी होती हैं,
और बट्टा वाली ये भी होती हैं, इंटीजर भी आते हैं, -1 है ना, -2 ये सब होता है, 0, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखो मैंने इस ऐसे लिख दिया, उल्टा ले लिया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल क्या बन जाएगा, -b², ठीक है। देखो इधर स्क्वायर में वैल्यू है, इधर ए का स्क्वायर है, ठीक है। अगर ए कोई रियल नंबर है तो कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर जो वो माइनस में हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि -2 एक रियल नंबर है, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 का तो स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस का 4 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि 2 जो है वो एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि एक अपरिमेय संख्या ले लूँ √2, उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, देखो रूट से स्क्वायर कट, वैल्यू आएगी 2, 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो बच्चों अब ये नेगेटिव कब आता है, जब ए रियल नहीं है तब ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जो अवास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, वो माइनस और यहाँ पे रूट लगा होता है माइनस के ऊपर, ठीक है ना, साथ में कुछ भी आ जाएगा, कोई भी इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी होल नंबर आ जाएगी। ये जो वैल्यू है ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है। इसका जब अपन स्क्वायर करते हैं रूट से स्क्वायर कट तो वैल्यू आती है -2, तो नेगेटिव आती है, ठीक है ना। रियल नंबर्स के लिए ये बात लागू नहीं होती है, बात कुछ घुसी दिमाग में, इसलिए ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म गलत है रियल नंबर्स के लिए, ये वाली फॉर्म एकदम सही है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अपन ने एक साथ बोला हुआ है कि a नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल 0, कौन सी इक्वेशन में, ax + by + c इज इक्वल 0। समझना बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, फिर बाद में आप लोग को समझ में नहीं आया तो पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे कि सर ने ढंग से नहीं समझाया ये वो ना, थोड़ा सा गौर करके एकाग्रचित होकर समझना। a² + b² इज इक्वल 0 अगर आपने ले लिया, एक वाली कंडीशन तो ये मैंने बताई दी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, कि रियल नंबर है तो ये हो ही नहीं सकता। अब मान लो कि यहाँ a² + b² इज इक्वल 0 है, तो a² इज इक्वल हो जाएगा -b²। अगर मैंने a0 ले लिया, अगर मैंने a0 ले लिया तो b भी 0 आएगा ना, यहाँ से भाई a की जगह पे 0 ले लिया तो ये 0 बराबर क्या बनेगा, -b², यानी कि b इक्वल भाई 0 पे तो माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो b इक्वल 0 आ जाएगा, यानी कि a 0 है तो b भी 0 है। इसका सीधा सा मीनिंग क्या हुआ, इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ इस इक्वेशन से ना, इस वाली इक्वेशन से देखो इस पे फर्क पड़ेगा। अगर a मैंने 0 ले लिया तो ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है कि b भी 0 हो गया, तो फिर तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं इसमें, है ना। अगर a 0 है तो b भी 0 बता रही है, ये वाली इक्वेशन बता रही है क्या, बिल्कुल बता रही है। तो सही क्या है, सही ये वाली कंडीशन है, नॉट इक्वल 0 होगा तो a नॉट इक्वल 0 तो b भी नॉट इक्वल 0, ठीक है ना, और ये दोनों कंडीशन साथ में आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर से समझ लेना आप लोग, फिर से देख लेना, अगर यहाँ पे समझना है तो रिपीट कर लेना, है ना, थोड़ा सा पीछे जाके। मैंने अपना काम कर दिया है, एक्सरसाइज पे आते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and geometrically, है ना, ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली की बात है। देखो बच्चों, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, हम कई बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं, समझते नहीं है तो समस्या हो जाती है, ठीक है। इसमें एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है, ठीक है, एक तो है आफ्ताब और एक उसकी पुत्री, ठीक है। ये कह रहा है कि 7 साल पहले की बात कर रहा है और 3 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि आज से 7 साल पहले और आज से 3 साल बाद, 2 बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आज की जो आयु है ना, वर्तमान आयु है ना, प्रेजेंट जो एज है दोनों की, वो अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो वो अक्स वर्ष है
ठीक है, अक्स साल है और इसकी वाई वर्ष है ना, वाई ईयर्स। ये उम्र है दोनों की आज की, है ना, आफ्ताब की और उसकी पुत्री की। मेरे को ये बताओ कि 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु क्या होगी? अगर आज उसकी आयु अक्स है तो 7 वर्ष पूर्व है, उसकी आयु अक्स -7 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और उसकी पुत्री की y -7 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 7 साल पहले 7 घटा देंगे। और 3 वर्ष बाद बताओ मेरे को, 3 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए आज आफ्ताब की अक्स वर्ष है वर्तमान आयु, है ना, प्रेजेंट में जो एज है वो अक्स वर्ष है। 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी? अक्स +3 होगी। ठीक है, 2 सिचुएशन आपको दी गई हैं। और यहाँ पुत्री की अगर y है आज की तो 3 वर्ष बाद y +3 होगी। तो अब आपके पास में ये 2 कंडीशन हो गई, तो अपन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रश्नानुसार ले लेते हैं दोनों कंडीशन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी? पहली कंडीशन देखिए, है ना, कंडीशन 1 वो देखिए, 7 साल पहले की बात जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो 7 साल पहले ये प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ना, इस वाली बात में ये कह रहा था 7 years ago I was 7 times, मैं 7 गुना था 7 साल पहले तुम्हारी उम्र से। यानी कि अपनी पुत्री से कह रहा था वो कि पुत्री तुम्हारी उम्र जो थी 7 साल पहले y -7 थी, है ना, उसका मैं 7 गुना था। कौन था? अक्स -7। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र यही तो होगी। हाँ, तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र अक्स -7, ये उम्र 7 गुना थी किसकी? उसकी पुत्री की उम्र की। उसकी पुत्री की उम्र क्या थी? एज क्या थी? y -7। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो अक्स -7 इज इक्वल 7y -7 इंटू 7 49। तो यहाँ आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी? अक्स y 7y को लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, -7y, ओके, और इक्वल में -49, -7 को -49 की तरफ राइट साइड में लेकर आए, प्लस का 7। यानी कि आपके पास में एक इक्वेशन बनी अक्स -7y इज इक्वल -42, है ना। इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन 1। कंडीशन सेकंड या टाइम 2 बोल सकते हैं। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा था ना उसमें। देखो 3 वर्ष बाद में क्या बोला था, ऊपर आते हैं क्वेश्चन में। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र अक्स +3, है ना, और उसकी पुत्री की उम्र y +3, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो y +3 से ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अक्स +3 इज इक्वल 3 इंटू y +3। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ अक्स +3 इज इक्वल 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3y + 9, तो आपको मिलेगा अक्स -3y, 3y आया लेफ्ट साइड में, माइनस का 3 आएगा राइट साइड में, माइनस का 9 - 3, तो वैल्यू हो जाएगी अक्स -3y इज इक्वल 6। इक्वेशन नंबर 2। इसने 2 बातें बोली थी, एक तो बोला था बीजगणित रूप, एक बोला था ग्राफी रूप। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप तो ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये बीजगणित में ना अक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, तो बीजगणितीय रूप होता है। तो बीजगणितीय रूप तो हो गया इसका। बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिकली, है ना, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन या फॉर्म अपन बोल सकते हैं, है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएंगी यहाँ पर दोनों, एक तो अक्स -7y इज इक्वल -42, ठीक है, और दूसरी है अक्स -3y इज इक्वल 6। ठीक है, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 बोल दीजिए इनको। अब अपन को ज्यामितीय रूप या ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, तो पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया कि 2 या 3 पॉइंट निकाल लीजिए, है ना, युगम निकाल लीजिए, हल युगम, तो वो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, पहले मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। वो क्या है? इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 3 बोल दीजिए कि अक्स -7y इज इक्वल -42, है ना। तो इसकी जो हलों की सारणी होगी, है ना, कि हल सारणी वो निकालते हैं अपन, कि अक्स की वैल्यू रखें तो y की क्या वैल्यू है। ऐसे 3 मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, अक्स की वैल्यू, उससे y की वैल्यू क्या आएगी। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ अक्स की वैल्यू, मैं ले लेता हूँ मान लो -7 ले लेता हूँ। हमें ऐसी वैल्यू नहीं जो ग्राफ पे आपको दर्शाएं तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, छोटी वैल्यू लें और छोटे मान आए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इंटीजर्स जो है वही आए। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे देखो मुझे 742 दिख रहा, तो मैंने x की वैल्यू माइनस का 7 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं। x की जगह पे यहाँ रफ में निकाल लीजिए, ठीक है, रफ कार्य कर लीजिए इसका। तो x की जगह पे 7 मैंने रखा, तो 7 माइनस 7y इज इक्वल -42, तो -7y इज इक्वल -42, और ये 7 इधर आया तो माइनस का 7, -7y इज इक्वल -49, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो माइनस से माइनस चला जाएगा। तो 7y इज इक्वल 49, ये 49 है, ठीक है। तो y इज इक्वल 7×49 होता है ना, तो y इज इक्वल 7। तो जब मैंने x की वैल्यू माइनस का 7 ली, तो y की वैल्यू सही तो आ रही ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। x माइनस, एक सेकेंड, हाँ जी इक्वेशन तो सही है ना, हाँ जी ठीक है सही है। तो जब मैंने x की वैल्यू माइनस का 7 ली, तो ये -7 इधर आया, प्लस का आएगा ना, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ओके। प्लस का आया तो ये वैल्यू हो गई -42 + 7 35 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ भी 35, और यहाँ 35 से काटा, 35 को 7 से काटा 5 टाइम्स, वैल्यू आई 5, ठीक है। ध्यान रखिए ये मिस्टेक ऐसे हो जाती है, तो आप भी ध्यान रखें। तो -7 5, ठीक है। एक ये हल युग्म आ गया कि x की वैल्यू -7 हमने रखी, तो y की वैल्यू 5 आई। अब दूसरी निकाल लो, है ना। ऐसी और वैल्यू लीजिए, छोटी वैल्यू आए, x के मान छोटे हों, उससे y की वैल्यू छोटे है, ऐसा प्रयास करें, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले सकते हो, उससे भी एक इंटीजर आ जाएगा। तो x -7y इज इक्वल माइनस जो 42 है, इसमें x की जगह पे मैंने 0 लिया, तो देखिए 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो -7y इज इक्वल -42, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट, तो y इज इक्वल 7 × 42 है ना, 42/7 करेंगे, तो 7 × 42 6 आया। x की वैल्यू जब 0 ली तो y बराबर 6, x की वैल्यू 0 ली तो y इक्वल 6 आ गया, ठीक है। दो मान भी काफ़ी हैं, लेकिन एक और निकाल लीजिए। अब मैं 7 लेके देखता हूँ, है ना, x की वैल्यू 7, वो मैंने लिया था ना पिछली बार, है ना, मैंने गलती की थी उसमें। चलो फिर से आपको लेके दिखाता हूँ, घबराइए मत। 7 लिया मैंने यहाँ पे, तो x की जगह पे 7 लिया, ठीक है, x की जगह 7 ले रहा हूँ, तो y का मान देखते हैं क्या आ रहा है, -7y इज इक्वल 7 आया इधर, और राइट साइड में माइनस का, हाँ जी, तो हो जाएगा माइनस का 49, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट, तो y इज इक्वल 49/7, यानी कि 7 7 7 49, हाँ जी। ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए, ओके। ये 3 मान हल युग्म आ गए, है ना, पेयर ऑफ सॉल्यूशन आ गए, सॉल्यूशन पेयर अपन बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अपन को 3 बिंदु मिल गए, यानी कि एक बिंदु तो आपको मिल गया -7 5, बी बिंदु आपको मिल गया, ठीक है, 0 6, क्यों, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, और सी वाला पॉइंट आपको मिल गया 7 7, ठीक है। इनको अपन A1 B1 C1 ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि आगे हमको और भी तो निकालना है, दूसरी इक्वेशन से भी तो निकालना है। इक्वेशन सेकंड पे आते हैं अब। इक्वेशन सेकंड क्या है, x - 3y इज इक्वल 6, इसकी हल सारणी देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इंडेक्स या सॉल्यूशन टेबल अपन बोल सकते हैं, वो निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर निकालिए, बिल्कुल वैसे ही x y, ओके। देखो जी बच्चों, इस इक्वेशन में रखिए, x की जगह पे मैं 0 रखूँगा तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको। x की वैल्यू 0 रखी, तो 0 - 3y इज इक्वल 6, तो -3y इज इक्वल 6, तो y इक्वल -3 का भाग लग जाएगा, तो वैल्यू आएगी -2, ठीक है। y की वैल्यू -2 आ गई, ओके। जब मैं x की वैल्यू, छोटी वैल्यू जो रखनी है, ऐसा प्रयास करना है। जब मैं x की वैल्यू मान लो यहाँ पे 3 रखूँगा, क्योंकि 3 6 ये कट जाएंगे आपस में, तो 3 रख देता हूँ। x की वैल्यू 3 रखी, तो 3 - 3y इज इक्वल 6, ये 3 आया 6 की तरफ घट जाएगा, हाँ जी घट जाएगा, तो 6 - 3, तो -3y इज इक्वल 3, तो y इज इक्वल कितना आएगा, 3y - 3, यानी कि -1, y आ गया -1। मैं यहाँ पे और क्या रखूँ, 6 रख दूँ, y की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, हाँ जी 6 रख देता हूँ यहाँ पे x की जगह पे। देखिए 6 रखेंगे तो x - 3y इज इक्वल 6, 6 रखा तो 6 - 3y इज इक्वल 6, 6 से 6 ये कट गया, तो वैल्यू इधर 0 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का होगा ना, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, ओके। यहाँ से ये वाली इंडेक्स आपके पास में आ गई, ठीक है। यहाँ आपके पास में अपन बोल सकते हैं A2 कितना आया, 0 - 2, ठीक है, और B2 कितना आया, 3 - 1, और C2 कितना आया, 6 0। तो देखिए इसका ज्यामितीय निरूपण क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो आपके पास में पहली रेखा है x - 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है, और दूसरी जो रेखा है
x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। लीनियर इक्वेशन है ना, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, उसके लिए हमने तीन पॉइंट निकाले थे ना, हलयुगम निकाले थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली जो थी उसमें हमने ये 3 पॉइंट निकाले, -75, 0, 6, 7, 7, है ना। पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं, लेकिन हमने ये 3 निकाल लिए, ठीक है, ताकि अपन लाइन ड्रॉ कर सकें। तो ये रहा -75, ये दूसरा पॉइंट था 0, 6 और तीसरा था 7, 7। इन तीनों से गुजरते हुए है ना, एक फुट की सहायता से, स्केल की मदद से हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 को, ठीक है। ये आपको ग्राफ पेपर ऐसा दिखी जाएगा, ऐसा ही होता है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने जो दूसरा आपके पास दूसरी रेखा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है ना, उसमें 3 पॉइंट निकाले थे, 0, -2, 3, -1, 6, 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यहाँ पे आ रही थी, ये A2 हो गया, ये B2 3, -1 हो गया, और ये C2 6, 0 हो गया। x की वैल्यू 6 यहाँ पे है, इस रेखा पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और y की वैल्यू जो है वो 0 अक्स पे होती है, तो ये 6, 0 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, ये जहाँ पे मिल रहे हैं वो पॉइंट 3, -1। ऐसे ही A2 ये देखिए, x की वैल्यू 0, तो 0 जो अक्स है वो y अक्स पे होता है, और y की वैल्यू -2, तो -2 वाला पॉइंट ये था, तो ये 0, -2 हो गया, ठीक है। इनसे गुजरती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और वो लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। क्या हो गया? ज्यामितीय निरूपण दोनों रेखाओं का, ठीक है ना। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोल दीजिए या फिर जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोल दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद ली, है ना। 3 तो बल्ले और 6 गेंदें, इनका टोटल जो प्राइस इनकी 3900 रुपये, 3900। बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने फिर से एक बल्ला और 3 गेंदें, उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, एक बल्ला और 3 गेंदें, इनकी टोटल प्राइस जो थी वो कितनी थी? 1300 रुपये। इस कंडीशन को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि एक की जो प्राइस है, चाहे एक बल्ला हो, है ना, बॉल हो, उनकी प्राइस मैं डिसाइड कर लेता हूँ, एक का मूल्य, ठीक है, प्राइस ऑफ 1। जैसे मैं बल्ले की बात करूँ तो बल्ले का प्राइस मैंने डिसाइड कर दिया x रुपये, और गेंद की बात करूँ तो एक गेंद का प्राइस मैंने डिसाइड कर दिया y रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन प्रश्नानुसार, आपको 2 कंडीशन दी हुई है ना, तो मैं प्रश्नानुसार कंडीशन 1 की बात करता हूँ। कंडीशन 1 देखिए, 3 बल्ले और 6 गेंदों का प्राइस कितना है? 3900, 3900 रुपये। तो एक बल्ले की प्राइस x रुपये, तो 3 बल्लों की कितनी होगी? 3 बल्लों की 3x होगी ना। और अपन एक डेयरी मिल्क लेते हैं 10 रुपये में, तो 3 लेते हैं तो अपन से कितने पैसे लेता है? 30 रुपये लेता है। तो एक की प्राइस 10 है, तो 3 की कितनी होगी? 30 रुपये, है ना। ये नॉर्मल सी बात है, हाँ जी। तो यहाँ 3x हो जाएगा 3 बल्लों का मूल्य, फिर प्लस, जहाँ पे भी और लगा होता है, तथा लगा होता है ना, एंड लगा होता है, हिंदी में तथा और इंग्लिश में एंड, है ना, वहाँ पे अपन प्लस कर देते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। तो 3x ये 3 बल्लों का मूल्य, तथा 6 गेंदें और जुड़ गई इसमें, है ना, तथा बोला ना, तो 6 गेंदें और जुड़ गई, तो 6, एक की प्राइस है y, 6 की प्राइस है 6y, ठीक है। एक गेंद की प्राइस जो वो y रुपीज़ है, 6 की होगी 6y। इनका जो टोटल बनता है वो बनता है 3900, 3900। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन 1 से। कंडीशन 2 से ऐसे ही बन जाएगी। कंडीशन 2 में देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा, एक बल्ले का मूल्य और 3 गेंदों का मूल्य, है ना। एक बल्ले का मूल्य तो x रुपये है, हाँ, 3 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 3y। ये टोटल कितना बनता है? 1300 रुपये, तो 1300। इक्वेशन नंबर ये होगी 2। इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों ही जो इक्वेशन है, ये कौन सा रूप है? बीज गणितीय रूप, एलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है ना, बीज गणितीय रूप। अब हमें देखना है ज्यामितीय रूप, तो उसके लिए हम हल सारणी बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, ठीक है। इक्वेशन 1 जो आपके पास में 3x + 6y इज इक्वल 3900, इसकी हल सारणी, सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स, सॉल्यूशन टेबल, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हल युग्म देखते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू 3 देख लेते हैं, जैसा हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। x की वैल्यू हम रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। तो हम अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, 6y इज इक्वल 3900 माइनस ये 3x हो जाएगा इधर, है ना, तो -3x ऐसे आ जाएगा।
अब अक्स की वैल्यू जैसे मैं रखता हूँ 500, ठीक है, तो y कितना आएगा 6y इज इक्वल, ऐसी वैल्यू रखनी है कि घटाएं तो 6 का भाग जाए पूरा पूरा, ठीक है ना। अक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, और छोटी वैल्यूज होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। मैंने अक्स की वैल्यू 500 रखी, तो यहाँ पे 3 इंटू 500 1500 हो जाएगा, तो 3900 माइनस 1500, तो 6y इज इक्वल 2400, तो y इज इक्वल 400, 6 का भाग लग जाएगा 4 टाइम्स। ओके, अक्स की वैल्यू 500 हमने रखी, तो y की वैल्यू 400 आई, ठीक है। अब अक्स की वैल्यू वैसे ही और रखते हैं, अक्स की वैल्यू 100 रख दूं क्या मैं, 100 से भी काम हो जाएगा अपना, 300 हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो अक्स इज इक्वल 100 मैंने रख दिया, तो 6y इज इक्वल, देखिए यहाँ पे 3900 माइनस 3, और ये अक्स की जगह पे 100 रख दिया, ये 300 हो गया, घटाएंगे तो 3600, है ना। तो 6y इज इक्वल टू 3600, तो y इज इक्वल 600। अक्स की वैल्यू 100 रखी, तो y की वैल्यू 600 आई, ठीक है। और देख लीजिए 200 रख के देखता हूँ मैं, तो क्या होगा, 200 रखा तो ये 600 हो जाएगा, 600 घटेंगे तो 3300 नहीं बनेगा। 300 रख देता हूँ मैं, तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है, और 900 घटेंगे तो 3000, तो 6 पंजे 30, 500, हाँ जी। अक्स की वैल्यू मैंने 300 रखी, तो y की वैल्यू 500 आई, 500 आई, ठीक है, 300 पे 500 मिल गया हमको। ओके, ये 3 हेल्यूगम आ गए आपके पास में, ये इंडेक्स बन गई। अब ऐसे ही निकाल लीजिए इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन सेकंड देखिए, ये रही वैल्यूज। इक्वेशन सेकंड, अक्स प्लस 3y इज इक्वल 1300, यहाँ पे 3 पॉइंट कौन कौन से आएंगे, a1 अपन बोल सकते हैं, वो आ जाएगा 500, क्योंकि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना ना इसको, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट हमको चाहिए। तो 500 पे आपको y की वैल्यू 400 मिली, और b1 100 पे आपको 600 मिला, और c1 300 पे आपको 500 मिला, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए जो एक रेखा के ऊपर होंगे, है ना, इस वाली रेखा के ऊपर। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, है ना, 3900, 3900। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सेकंड है, इसकी हल सारणी देखते हैं। हल सारणी, सॉल्यूशन टेबल, देखिए सॉल्यूशन टेबल, अक्स वाई, अक्स की वैल्यू रखते सही, वाई की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ तो बहुत ही आसान है, अक्स की वैल्यू मैंने रख दी 100, ये घटेगा इधर 100, तो 1200, 1200 में 3 का भाग दिया 400, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस में रख दूँ क्या, 3 का भाग जाना चाहिए भाई, ऐसे इसको लिख लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस अक्स, ऐसे लिख लिया। अब 3 का भाग जाना चाहिए आगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी ना, तो अक्स की वैल्यू मैंने 100 ले ली, तो 400 आ गया। अक्स की वैल्यू में माइनस 200 ले लेता हूँ, तो ये 1500 बन जाएगा। अक्स इज इक्वल टू माइनस का 200, तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस माइनस 200, ये माइनस माइनस प्लस 1500 हो जाएगा, तो 1500 में 3 का भाग लगेगा 500, तो माइनस का 200 लिया मैंने, तब वैल्यू आई 500, ठीक है। ऐसे ही और ले लीजिए, यहाँ पे 1200, 1200 फिर 900, 900 कैसे बनेगा, हम अपन कितना घटाएंगे इसमें से 400, तो 300 आ गया। कैसे आ गया 300, देखिए अक्स की वैल्यू मैंने ले ली 400, तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, 1300 में 400 गए 900, तो 900 में 3 का भाग लगेगा, ठीक है, कितना आएगा 300, तो 400 पे 300 मिल गया आपको, ये बन गया आपके पास में हेल्यूगम 3, ठीक है। वैल्यूज आप कितनी भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको 3 से काम हो जाएगा, वैसे 2 से भी हो जाता है, लेकिन 3 ले लेंगे तो अच्छा होगा। तो A2 कितना आएगा यहाँ पे 100 पे 400, B2 कितना आएगा यहाँ पे माइनस 200 पे 500, और C2 कितना आया यहाँ पे 400 पे 300, ठीक है। ओके, अब हम ग्राफ पे देखते हैं। तो ये है, देखो इसका ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय रूप ग्राफ के ऊपर, है ना। पैमाना जो मैंने लिया यहाँ पे, आपको ये ग्राफ पेपर होता है, पैमाना मैंने 1 सेंटीमीटर के लिए 50 ले लिया, ठीक है ना, 50 इकाई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 इकाई, 50 यूनिट। ओके, यहाँ देखिए जैसे अपने पास में जो रेखा फर्स्ट लाइन जो थी ना, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, है ना,
तो इसके ऊपर आपने 3 पॉइंट निकाले A1 B1 C1 5 है ना, 500 400 100 600 300 500 वाले, वो तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ये A1 रहा, ठीक है, 500 पे 400, ठीक है, ऐसे 300 पे 500, ठीक है, अक्स की वैल्यू 300, वाई की वैल्यू यहाँ पे 500, उसके सामने ये पॉइंट हो गया C1 ऐसे B1। इन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई वो लाइन हमने खींच दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये लाइन जो वो 3x + 6y = 39,100 हो गई, ठीक है, 3900। फिर दूसरी जो आपके पास में लाइन थी x + 3y = 1300, ठीक है, 1300 वाली, तो इसके आपके पास में 3 पॉइंट थे, वो हमने ड्रॉ कर दिए और लाइन खींच दी, ठीक है, ये आपके पास में ज्यामितीय रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का टोटल प्राइस 160। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य प्राइस जो वो 300 है। इस कंडीशन को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में आपको व्यक्त करना है, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में किया था। अपन वहाँ जैसा माना था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी मान लेंगे। एक का मूल्य ये हम मानेंगे, सेब का मूल्य मान लेते हैं एक का x रुपये की, 1 किलो सेब जो है वो, ठीक है ना, x रुपये में आती है, 1 किलो का प्राइस मानना, ठीक है ना, एक का मतलब 1 किलो का प्राइस, 1 किलो का मूल्य। अंगूर की बात करें तो अंगूर हम मान लेते हैं कि 1 किलो जो वो y रुपये में मिलते हैं, ठीक है। तब प्रश्नानुसार आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब का प्राइस कितना होगा, 1 किलो का है x रुपये, 2 किलो का 2x होगा, ठीक है। फिर बीच में लगा और के लिए प्लस लेंगे हमेशा, ध्यान रखें। और 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर कितना प्राइस है उसका y, इनका टोटल प्राइस जो है वो कितना है 160, यही तो कह रहा था, हाँ जी। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई। फिर दूसरी कंडीशन देखो इसमें क्या कह रहा था, दूसरी कंडीशन कह रहा था कि 1 महीने बाद में 4 किलो सेब है ना और 2 किलो अंगूर का मूल्य, 4 किलो सेब का प्राइस 4x, 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y, ये है 300। इक्वेशन नंबर 2 देख लो यहाँ पे 300 है ना, ठीक है। ये जो फॉर्म्स हैं इक्वेशन 1 और 2 की, ये है बीजगणितीय रूप, एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। अब अपन ज्यामितीय रूप के लिए हल सारणी देखेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है आपके पास में 2x + y = 160, ठीक है। इसकी हल सारणी देखते हैं, सॉल्यूशन टेबल देखते हैं। 3 पेयर लेंगे यहाँ पे x और y के सॉल्यूशन के, ठीक है, x y। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है 2x + y = 160, तो अपन y बराबर ले लेते हैं 160 - 2x, 2x को 160 की तरफ लेकर आ गए। अब यहाँ देखो x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, जैसे मैंने x की वैल्यू 50 पुट कर दी तो y कितना आएगा 160 - 2 × 50 100 होगा। एक 160 में से 100 गया तो y = 60, तो 50 भी आपको मिल गया 60, ठीक है। 60 पे देख लेते हैं, 60 पे आपको 40 मिल जाएगा। देखो x की वैल्यू मैं रखता हूँ 60, ठीक है, तो y = 160 - 2 × 60, 2 × 60 120 हो जाएगा। 160 - 120 कितना आएगा, y का मान 40, x की वैल्यू 60 पे y की वैल्यू 40, और रख के देख लो 70 रख के देख लो x की वैल्यू, 20 का अंतर आ रहा है वैसे, 70 रख के देखते हैं, x = 70, तो y = 160 - 2 × 70 140 हो जाएगा, यानी कि 20 आएगा। 160 में से 140 गया 20, 70 पे 20, ठीक है, हाँ जी। 3 पेयर हो गए, बस अपना काम हो गया। अब इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यहाँ से आपको 3 बिंदु मिल चुके हैं वैसे ना उस लाइन के लिए। A1 कितना मिला 50 60, B1 कितना मिला 60 40, C1 कितना मिला 70 20, ठीक है। अब इक्वेशन 2 ले लेते हैं। 4x + 2y = 300 की हल सारणी, सॉल्यूशन टेबल देखिए इसकी। सॉल्यूशन टेबल में x और y के 3 पेयर होंगे, ठीक है। x की वैल्यू रखते जाइए तो उसके लिए हम y का मान निकालते हैं यहाँ से, तो 2y = हो जाएगा 300 - 4x, ठीक है। देखिए 300 और ये 4x आया इधर तो माइनस का हो गया। तो अब देखिए x की वैल्यू जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे 50 रखा मैंने, ठीक है। तो देखिए 2y = 300 - 50 × 4 कितना होगा
4 इंटू 50 बनेगा ना, x की जगह 50 रख दिया तो 200, तो वैल्यू बचेगी 300 में से 200 गया 100, 100, तो 2y इजिकल टू 100 है, तो y इजिकल टू हो जाएगा 50। हाँ जी, तो x 50 पे y भी 50 हो गया, एक पॉइंट तो आ गया आपके पास में। अब x की वैल्यू दूसरी रख के देखिए, x की वैल्यू जैसे मैं 60 रख के देखता हूँ, जैसे यहाँ पे रखा था मैंने, तो 2y इजिकल टू 300 माइनस 4 इंटू 60 240, ठीक है 240। 2y इज इक्वल टू 2y बराबर 300 में से 240 गए 60, तो y इज इक्वल टू 30, 60 पे y की वैल्यू 30, ठीक है। 70 रख के देखते हैं, वैसे 20 का अंतर चला, यहाँ 10 का अंतर चला, तो 70 हमने लिया, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपके पास में 10 आएगा, ठीक है। ये आपके पास में दूसरी हल सारणी होगी, और 8 कितना आएगा 50, B2 कितना आएगा 60, 30, ठीक है, और C2 कितना 70, 10। ये आ गए आपके पास में इस वाली लाइन के 3 बिंदु, 3 पॉइंट, इन्हीं से निकालेंगे हम लाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय रूप देखिए, यहाँ पर जो आपके पास में फर्स्ट जो इक्वेशन थी कौन सी वाली, 2x + y = 160, उससे आपको 3 पॉइंट मिले थे A1, B1, C1, 50, 60, 60, 40, 70, 20। देखिए यहाँ पे ये रहे वो पॉइंट्स A1, B1, C1, ठीक है। ग्राफ पे हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया, फिर एक लाइन खींच दी, ठीक है। ग्राफ पेपर आपके पास में ऐसा होता ही है, 50 पे 50 को मेल करवा दिया, पॉइंट लगा दिया, फिर 60 पे 40 का, 70 पे 20 का, और ये 3 पॉइंट पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन 2x + 6y = 160 की होगी। ऐसे ही आपके पास में जो 4x + 2y = 300 है ना, इससे जो 3 पॉइंट आए थे A2, B2 और C2, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, 50, 50, 60, 30, 70, 10, ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर दी। दोनों लाइन जो देखिए समांतर दिख रही हैं, मुझे पैरेलल दिख रही हैं, हाँ जी ये पैरेलल ही है, ठीक है ना। तो ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया, ज्यामितीय रूप हो गया, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यहाँ एक्सरसाइज अपनी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। 1, 2, 3 तीन इक्वेशंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे जी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और पीछे की वीडियोस देखते रहें, लेक्चर्स के हिसाब से चलें, एक भी लेक्चर मिस ना करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें, काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, ठीक है, तो उन सभी को पता चलना चाहिए, एक बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को मिले, यही मेरा प्रयास रहता है। कोई भी डाउट ना रहे आप लोगों का, यही प्रयास रहता है। ओके, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, इतना काम प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल है। जय हिंद, जय राजस्थान।